हेलो बच्चों। पिछली क्लास में हम लोगों ने बात की थी ऑक्टेट रूल, राइट। हम लोगों ने देखा था ऑक्टेट रूल क्या होता है, हाइपरवैलेंट स्पीसीज क्या होती हैं, हाइपोवैलेंट स्पीसीज क्या होती हैं, और कुछ लिमिटेशन की बात करी थी ऑक्टेट रूल की। क्या क्या लिमिटेशन थी कि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, हाइपरवैलेंट, हाइपोवैलेंट, और नोबल गैस भी कुछ आपके कंपाउंड्स बना रही थी, उनको भी ऑक्टेट रूल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कुछ और होती हैं, अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, एनसीईआरटी में मेंशन है, अगर आप लोगों ने पढ़ी होंगी तो आपको पता चला होगा कि जैसे ये एनर्जी के बारे में नहीं बताता कि बॉन्ड बनने से कितनी एनर्जी कम होगी, कितनी एनर्जी बढ़ेगी, इस बात की कोई भी बात चर्चा हमारा ऑक्टेट रूल नहीं करता। दूसरी बात, ये शेप के बारे में कुछ बात नहीं करता कि भाई मॉलिक्यूल की शेप कैसी होगी, राइट। वो बस ये बता देता स्ट्रक्चर कैसा होगा, बट शेप कैसी होगी ये नहीं बताता, राइट। तो ये सारी बातें कुछ लिमिटेशन थी किसकी, ऑक्टेट रूल की। अब आगे बढ़ने से पहले आज हम लोग सीखेंगे किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। तो पहले बहुत छोटे स्ट्रक्चर से शुरुआत करूंगा मैं, बहुत बेसिक, जो आपने क्लास 10th में पढ़ रखे होंगे शायद, और फिर हम धीरे धीरे कोऑर्डिनेट बॉन्ड वगैरह को इंट्रोड्यूस कर कर और हाइपरवैलेंट स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस कर कर देखेंगे टफ स्ट्रक्चर्स भी कैसे बनाए जाते हैं, राइट। तो जो लोग 11th क्लास में हैं, ये उन लोगों के लिए बहुत ही फंडामेंटल एक्सरसाइज है जो आप मेरे साथ करिएगा। मैं आपके साथ सारे स्ट्रक्चर बनाऊंगा, ठीक है। बट आपको क्या करना है, पहले वीडियो को पॉज करना है, खुद बनाने की कोशिश करनी है, उसके बाद वीडियो को देखना है। क्लियर हो गई बात? चलिए। अच्छा, आपको पता है जब भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होता है कि उस स्ट्रक्चर में जितने भी एटम्स हैं उसमें से सेंट्रल एटम कौन सा होगा। तो सेंट्रल एटम निकालने के लिए भी कुछ रूल्स हैं, तो सबसे पहले वो रूल्स देखते हैं। जैसे सेंट्रल एटम वो होगा जो लेस इन नंबर, लेस इन नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं CCl4 में सेंट्रल एटम कौन होगा, आप कह दोगे कार्बन। मैंने आपसे पूछा PF5 में कौन होगा, आप कह दोगे फोस्फोरस। मैंने पूछा CO2 में कौन होगा, तो आप कह दोगे कार्बन, राइट। दूसरी बात, जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, हम उसको भी सेंट्रल एटम रख देंगे। जैसे फिर से आप देख लीजिए ऊपर वाले एग्जांपल में ही, कार्बन और क्लोरीन में कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, फोस्फोरस और फ्लोरीन में फोस्फोरस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन और ऑक्सीजन में फिर से कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट। अच्छा, तीसरी बात क्या है, हम उसको सेंट्रल एटम बोलेंगे जो विच कैन फॉर्म, जो बना सकता हो मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स बना ले हम उसको सेंट्रल एटम घोषित कर देंगे। और अगली बात है, जिसका एटॉमिक नंबर हाईएस्ट, जिसका एटॉमिक नंबर हाईएस्ट हो, हम उसको सेंट्रल एटम बोल देंगे। तो ये चार बातें आपको याद रखनी है सेंट्रल एटम डिसाइड करते समय। नो डाउट आप ऊपर वाले रूल को सबसे पहले प्रायोरिटी दोगे, फिर नीचे वाला, फिर उससे नीचे वाला, फिर उससे नीचे वाला। यानी कि सबसे पहले आप देखोगे लेस इन नंबर, फिर लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स कौन बना रहा है, और फिर एटॉमिक नंबर किसका हाईएस्ट है, ठीक है। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। तो अच्छा, अगर इन चारों रूल्स को कंबाइन करें तो मैं एक कंक्लूजन पर पहुंचता हूं, क्या, कि फ्लोरीन और हाइड्रोजन नेवर एक्ट एज सेंट्रल एटम। फ्लोरीन और हाइड्रोजन नेवर एक्ट एज सेंट्रल एटम। क्यों? क्योंकि ना तो ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स बना सकते, राइट, कभी भी लेस इन नंबर नहीं होंगे, क्योंकि जब ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स नहीं बना सकते तो कम नंबर में तो हो ही नहीं सकते, ज्यादा नंबर में होंगे। और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन तो, राइट। तो इसलिए फ्लोरीन और हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होते, इस बात को याद रखना, वो हमेशा सराउंडिंग एटम की तरह बिहेव करते हैं। क्लियर हो गई बात? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बहुत बेसिक से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम बनाते हैं H2 का स्ट्रक्चर। तो H2 का कैसे बनाऊंगा, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन। आप लोग वीडियो को पॉज करके बस बनाना शुरू कर दें, बिल्कुल ये ना सोचें ये तो बहुत बेसिक है, ये तो हमको आता है, शुरू हो जाए। तो ये क्या हो जाएगा, HH, ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर बनाएं। जैसे ही मैं कंपाउंड लिख दूं आप लोग रुक जाएं और वीडियो को पॉज करके फिर आगे बढ़े। ऑक्सीजन ये है, दूसरा ऑक्सीजन ये है। तो ये क्या करेगा, इधर से शेयरिंग, ये क्या करेगा, इधर से शेयरिंग, और क्या बन जाएगा, O डबल बॉन्ड। अच्छा, फिर ऑक्सीजन पर ये इलेक्ट्रॉन तो एज इट इज रह गए, तो कल मैंने आपको बताया था इनको क्या बोलते हैं, लोन पेयर्स।
इनको क्या बोलते हैं? लोन पेयर्स। और इनको क्या बोलते हैं? बॉन्ड पेयर्स। तो कोई पूछे लोन पेयर कितने हैं O2 में, तो आप बोलोगे टोटल लोन पेयर है आपके 4, 2 राइट ऑक्सीजन पर, 2 लेफ्ट ऑक्सीजन पर। और कोई पूछे बॉन्ड पेयर कितने हैं, तो बॉन्ड पेयर बोलोगे 2। लेकिन अगर कोई पूछे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 पेयर में 8 इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। और अगर कोई पूछे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो आप बोलोगे 4। क्यों? क्योंकि 2 बॉन्ड पेयर, दोनों में एक एक मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो गए। क्लियर हो गई बात? चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। NF3। अब NF3 में सेंट्रल एटम कौन हो गया? नाइट्रोजन। उसके सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। लगा दो। उसकी वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद फ्लोरीन है, फ्लोरीन को चारों ओर लिख दो उसके। फ्लोरीन में कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। तो 7 इलेक्ट्रॉन बना दीजिए। फिर क्या होगा? ये फ्लोरीन 1 ले लेगा, ये भी फ्लोरीन 1 ले लेगा, और ये भी फ्लोरीन 1 ले लेगा, और फिर नाइट्रोजन सबसे 1 ले लेगा। तो कंपाउंड कैसा बनेगा? लोन पेयर मेंशन करना ना भूलें। अब इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या, कि लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम पर कितने लोन पेयर हैं, तो 1 आंसर होगा। और अगर केवल इतना पूछे कि लोन पेयर ऑन NF3, NF3 में लोन पेयर बताओ या टोटल लोन पेयर बताओ, तो 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर और 1 इधर, कितने हो गए टोटल? 10। सही है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, अब थोड़ा सा टिपिकल करूं, CO3 2 माइनस, CO3 2 माइनस। तो सबसे पहले तो कार्बन, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ऑक्सीजन 3 है ना, ऑक्सीजन को लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6। बिल्कुल आराम आराम से इस प्रैक्टिस को करना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। सिक्स ही है ना इसके पास, और इस ऑक्सीजन पर भी 6 है, ठीक। अच्छा अब देखो, बड़े ध्यान से देखना, इस ऑक्सीजन ने क्या किया? 2 ले लिए इससे, ठीक। तो इस ऑक्सीजन को तो पूरे हो गए, 6 थे, 2 ले लिए कार्बन से। लेकिन अब ये वाला ऑक्सीजन क्या कह रहा है? ये वाला ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन कह रहा है कि भैया कार्बन, मेरे को 2 चाहिए थे, लेकिन तुम्हारे पास तो 1 ही है, क्योंकि 1 तो तुम उधर की साइड रखकर बैठे हो, तो मैं क्या करूं? तो आप क्या करोगे? इस ऑक्सीजन को कहोगे कि देखो बेटा, तुम्हारे पास 2 माइनस है, ठीक। अब मुझे मालूम है आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा, अभी जो आपके दिमाग में चल रहा है मैं वो भी बात कर लूंगा, ठीक है। बड़े ध्यान से भी पहले देखते रहिए, कि आप ऑक्सीजन से कहोगे कि देखो, तुम्हारा जो CO3 है उस पर 2 माइनस आ रहा है। ये 2 माइनस कैसे आया होगा? CO3 ने बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन उधार लिए होंगे, राइट। तो आप क्या करो, 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे दो, और 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दो। तो अब इसको कितने की जरूरत है? 1 की, कार्बन से ले लो। इसको भी कितने की जरूरत है? 1 की, इस कार्बन से ले लो। और कार्बन को कितने की जरूरत है? 4 की, तो 1 1 सब जगह से इसको दे दो। तो अब देखो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। और चूंकि आप इस ऑक्सीजन पर एक बाहर से इलेक्ट्रॉन लाए थे, तो इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव आया होगा, और इस ऑक्सीजन पर भी नेगेटिव आया होगा। तो कैसा बन जाएगा कंपाउंड? C डबल बॉन्ड O माइनस और O माइनस। अब आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा मैं वो भी बताता हूँ। आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर यहाँ तो डबल बॉन्ड O रखो, आप एक काम करो ना, कि आप इस ऑक्सीजन को 2 माइनस दे दो और ऐसे बना दो। तो बेटा ये CO3 2 माइनस नहीं हुआ, क्यों? आपने तो बॉन्ड केवल इधर ही बनाया है, ये तो अलग एक स्पीसीज हो गई CO2, ये तो गैस होती है तो उड़ जाएगी, तो O2 माइनस तो अलग से बैठ गया, राइट। तो आप ऐसा नहीं कर सकते।
तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, CO3 2 माइनस में दोनों ऑक्सीजन को एक एक इलेक्ट्रॉन दीजिए ताकि वो केवल कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन ही शेयर कर पाए। सही है ना। और यहाँ पर मस्त आपका इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्टेट रूल जो है वैलिड हो रहा है, सबके 8-8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब फिर से लोन पेयर काउंट करें तो इसके पास 1 2 3 4, इस ऑक्सीजन के पास देखें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 है इसके पास, 1 2 3 4 5 6, और एक नेगेटिव भी है। नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि वो जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आया था ना उसकी वजह से। तो टोटल लोन पेयर कितने हो गए, 3 इधर 3 इधर और 2 इधर, टोटल 8। तो लोन पेयर की संख्या हो गई आपकी 8। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब आपका होमवर्क, आप CH4 घर से बनाएंगे, CH4 आप लोग घर से बनाएंगे, CCl4 आप लोग खुद से बनाएंगे। ठीक, चलिए अगला H2O2, H2O2। अब सबसे पहले रूल लगाएं। तो रूल क्या कहता है, रूल कहता है सर कि हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकता, बात खत्म। तो कौन होगा, ऑक्सीजन। और जब भी एक रूल और समझें, मोस्टली केसेस में 99.99% केसेस में ऐसा होगा कि अगर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन आ रहा हो और ऑक्सीजन आ रहा हो तो ऑक्सीजन को हाइड्रोजन जरूर पकड़ेगा। अगर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन आ रहा हो और हाइड्रोजन आ रहा हो, ये सब रूल्स हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। धीरे धीरे आप इन पर महारत हासिल कर लेंगे, आपको स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान हो जाएगा। बट अभी शुरुआत है, अभी आपको ऐसा लग रहा होगा हमें कैसे सोचेंगे, हमें कैसे समझ में आएगा। तो ये सब अभी नहीं सोचना है, अभी बस जैसे जैसे मैं बताता चल रहा हूँ वैसे वैसे सीखते चलिए। क्या, जब भी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन आएगा तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को पकड़ेगा। तो 2 ऑक्सीजन है, एक एक हाइड्रोजन दोनों को पकड़ा दो, तो बचा एक एक बॉन्ड, और तो यहाँ रख दो। सही है। तो टोटल लोन पेयर कितने हो गए, टोटल लोन पेयर हो गए आपके 4। तो अब इसके लुईस स्ट्रक्चर आपको बनाने हैं, मैं आपको सीधे बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाकर दे रहा हूं। राइट, ये हो गया आपका H2O2। O2F2 देख लें, O2F2 तो सेम, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर होगा O2F2 का भी, क्योंकि फ्लोरीन नेवर बिहेव्स एज अ सेंट्रल एटम। और यहां पर लोन पेयर की संख्या चेंज हो जाएगी अब की बार। जैसे लोन पेयर है वैसे ही बॉन्ड पेयर भी आपको निकालने पड़ेंगे। तो जो लोन पेयर हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 3 + 2 5 + 2 7 और 3 10, लोन पेयर हो गए 10। चले आगे, C2H4, C2H4। अब क्या होगा, कार्बन कार्बन। अब हाइड्रोजन नेवर बिहेव्स एज अ सेंट्रल एटम, तो एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, डिंग 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 डिंग। इसका नाम क्या है, इथीन। इसका नाम क्या है, इथीन। राइट, तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको बनाने हैं। लुईस स्ट्रक्चर आप खुद बनाइए इसका। आगे बढ़ते हैं, C2H2। तो कार्बन को अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए 4 चाहिए ना, एक एक तो हाइड्रोजन से पूरी हो गई, बची 3, तो आपस में पूरी कर लेंगे। इसका नाम है इथाइन, लोग इसको एसिटिलीन भी बोलते हैं, जो आपके वो केले वगैरह पकाने के लिए यूज होती है ना, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए। आगे बढ़े, HCN की बात कर लें, तो फिर से C लिखो N लिखो। राइट, अच्छा नाइट्रोजन को अपना कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, 3, और कार्बन को चाहिए 4, तो 3 इधर से कर लेगा, 1 हाइड्रोजन से कर लेगा, ये बन गया HCN। और N2O2 करें, ठीक है। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है सर, नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन को लिख लो। अब ऑक्सीजन को बॉन्ड पूरे करने के लिए क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 और 1 ऐसे, एक लोन पेयर इस पर, एक लोन पेयर इस पर, ऑक्सीजन पर आ गए। अभी मैं मॉलिक्यूल की शेप की बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं कर रहा ये स्ट्रक्चर लीनियर होगा, ये कैसा भी हो सकता है। ठीक है, तो टोटल लोन पेयर कितने हो गए इस पे, 6। राइट, इधर कितने हो गए, 1, इधर कितने हो गए, 0। राइट, तो ये हो गया आपका कौन, N2O2। आगे बढ़ जाएं, कुछ और स्ट्रक्चर, चलिए HNO2 बनाइए। HNO2, तो सबसे पहले जो लेस इन नंबर हो कौन है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, लेकिन हाइड्रोजन नेवर एक्ट्स एज अ
सेंट्रल एटम, तो नाइट्रोजन को कराइए। और अगर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आ जाए तो पक्की बात है एक बॉन्ड तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का होना ही है। अब बचा दूसरा, तो डबल बॉन्ड O से लगा दें और एक लोन पेयर हो गया। ठीक है, इस पर 2 लोन पेयर, इस पर भी 2 लोन पेयर। ये हो गया आपका HNO2। आगे बढ़ते हैं, N2H4। कुछ लोग N2H4 को NH2NH2 भी लिखते हैं। इसका नाम होता है हाइड्राजीन। इसका नाम होता है हाइड्राजीन। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन नेवर बिहेव्स एज अ सेंट्रल एटम। वैलेंसी चेक करते रहिएगा सबकी, 8-8 होनी है ना। आगे बढ़ते हैं, CH3OH। तो हाइड्रोजन नेवर एक्ट एज अ सेंट्रल एटम, और जब भी हाइड्रोजन आए तो वो ऑक्सीजन से जरूर चिपकेगा, राइट। अगला लिखें KCNO, ये काफी इंपॉर्टेंट है। KCNO, अब आपको पोटेशियम दिख गया। पोटेशियम क्या है? मेटल। पोटेशियम क्या है? मेटल। मेटल ऑलवेज लूजेस द इलेक्ट्रॉन। मेटल कभी भी कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से एकदम, KCNO में मेटल कभी भी कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा? मेटल ऑलवेज लूजेस द इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेगा? K जो होगा वो अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन लूज करके बना देगा K पॉजिटिव और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो उस इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा कौन? CNO माइनस। कौन पकड़ेगा? CNO माइनस, राइट। अब ठीक, तो तीनों ही बराबर नंबर में है, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? सर कार्बन। तो कार्बन को सेंट्रल एटम बनाओ। उसके बाद इसको 3 बॉन्ड चाहिए नाइट्रोजन के साथ और 1 बॉन्ड चाहिए ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि हम ऑक्सीजन को एक नेगेटिव बाहर से देने वाले हैं। अरे सर आपने कैसे डिसाइड किया कि ऑक्सीजन को ही दोगे? हमारा मान लो सर हमने 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के बना दिए, अब नाइट्रोजन के हमने 2 बॉन्ड बनाए और बाहर से एक नाइट्रोजन को दे दिया हमने इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है। अब इन दोनों में ज्यादा सही कौन है, इसकी चर्चा हम 1-2 क्लास बात करेंगे। बट हाँ, क्या दोनों स्ट्रक्चर हैं? बिल्कुल, KCNO के दोनों स्ट्रक्चर होते हैं। ज्यादा अच्छा कौन सा है? ज्यादा अच्छा ऊपर वाला। ऊपर वाला मोर स्टेबल, ऊपर वाला मोर स्टेबल, तो ज्यादा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लेकिन हाँ दोनों स्ट्रक्चर होते हैं, बिल्कुल। ठीक है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर इनके जरूर बनाएं और सारे स्ट्रक्चर वीडियो को पॉज करें, उसके बाद खुद बनाएं। बिल्कुल भी काम चोरी नहीं। बिल्कुल आप ऐसा ना करें कि पहले आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं, मतलब पहले देख रहे हैं वीडियो फिर बना रहे हैं, नहीं, फिर आप सीखेंगे नहीं कभी भी। तो ये तो हो गए बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर। अब हम कुछ बात करते हैं कंसेप्ट की जिसका नाम है कोवेलेंसी, जिसका नाम है कोवेलेंसी। ये क्या होता है? बड़े ध्यान से समझिएगा। कोवेलेंसी होता है कि एक एटम की औकात कितनी है कि वो कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, दैट इज नोन एज कोवेलेंसी। ठीक, या पर्टिकुलर कंपाउंड में उसने कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना रखे हैं, दैट इज आल्सो इट्स कोवेलेंसी। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं PF3 फोस्फोरस की कोवेलेंसी बताओ, तो आप कहोगे फोस्फोरस 3 फ्लोरीन से जुड़ा है तो फोस्फोरस की कोवेलेंसी है 3। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं PF5, तो अब आप यहां पर कह दोगे 5। क्यों? क्योंकि वो 5 फ्लोरीन से जुड़ा है, राइट। तो अब एक बात समझो, सेकंड शेल के जितने भी एटम होते हैं, सेकंड पीरियड के जितने भी एलिमेंट होते हैं, सेकंड पीरियड के एलिमेंट जैसे लिथियम से लेके नियॉन तक के, अब नियॉन तो कभी पार्टिसिपेट करता नहीं है, तो लिथियम से लेके फ्लोरीन तक के, उनकी जो मैक्सिमम कोवेलेंसी होती है वो 4 तक हो सकती है। ये मैं मैक्सिमम बोल रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा सबकी 4 होगी। मतलब अगर मैक्सिमम हद से हद कोई जाना चाहेगा तो वो 4 तक जा पाएगा। हो सकता है कोई 3 तक ही जा पाए, हो सकता है कोई 2 तक ही जा पाए, हो सकता है कोई 1 तक ही जा पाए, हो सकता है कोई जा ही ना, जैसे नियॉन है ना। लेकिन अगर मैक्सिमम जाने की बात आई किसी की, तो 4 से ऊपर तो कोई नहीं जा पाएगा, यानी कि 4 से ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड कोई नहीं बना पाएगा, पहली चीज। अगर मैं थर्ड पीरियड की बात करूं तो वो लोग 4 से ज्यादा भी जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास लो लाइन वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है। अब हो सकता है थोड़ा यहाँ पर किसी के पेट में दर्द हो, उसको ना समझ में आए वाली बात कि लो लाइन वेकेंट डी ऑर्बिटल का मतलब क्या है। लो लाइन वेकेंट डी ऑर्बिटल का मतलब क्या है? देखो, जब भी बॉन्ड बन रहा होगा तो उसमें ना ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं।
अब जितने ज्यादा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर लेंगे उतने ज्यादा बॉन्ड बन जाएंगे, ऐसा ही कंसेप्ट होता है, हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेकंड पीरियड में क्या है, सेकंड पीरियड में एक तो 2s है और 2p है, p में 3 ऑर्बिटल और s में 1 ऑर्बिटल, तो टोटल कितने हो गए 4 ऑर्बिटल, राइट। तो इसलिए मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही बन सकते हैं, क्योंकि एक ऑर्बिटल एक बॉन्ड बना सकता है, ये रूल है। ये आगे पढ़ेंगे, अभी ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम लोग, तब समझेंगे, अभी बस सुन लो। थर्ड पीरियड में क्या है, 3s भी है, 3p भी और 3d भी है। तो s का 1, p के 3 और d के 5, तो 5 और 3 8 और 1 9, राइट। तो इनकी वैलेंसी क्या है, क्योंकि इनमें वेकेंट d ऑर्बिटल होता है, और लो लाइन का मतलब क्या है, लो लाइन का मतलब है लो एनर्जी का। लो एनर्जी से मतलब क्या है, हम आराम से उस ऑर्बिटल को पकड़ सकते हैं कि ले भैया अपने अंदर इलेक्ट्रॉन डाल ले, ठीक। तो लो लाइन का मतलब क्या है, लो एनर्जी का। मान लो कोई हाई एनर्जी का d ऑर्बिटल हो तो फिर कोई काम का नहीं है, उसको होने दो, उसका होना ना होना बराबर है, सही है ना। तो अगर कोई इंसान डाउन टू अर्थ है तो हम उससे बात करेंगे, अगर वो हमारा अच्छा दोस्त है लेकिन वो हमेशा हवाबाजी में रहता है तो उसका होना ना होना बराबर है, राइट। तो इसलिए लो लाइन वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होना चाहिए, पहली बात हो गई। अच्छा, तो अब मैं आपको कुछ कोवैलेंसी के बारे में चीजें रटवा रहा हूँ, अभी के लिए आप रट लीजिए। आज से 2-3 लेक्चर बाद जब हम ऑर्बिटल कंसेप्ट समझ लेंगे तो आप ये निकालना सीख जाएंगे। जैसे हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, कोवैलेंसी की बात कर रहा हूँ, हाइड्रोजन एक से ज्यादा बॉन्ड कभी नहीं बना सकता, ठीक, ये श्योर शॉट है। ऐसे ही सेम फ्लोरीन एक से ज्यादा बॉन्ड कभी नहीं बना सकता, ये फिक्स है। तो इन दोनों की तो कोवैलेंसी फिक्स हो गई, हाइड्रोजन की 1, फ्लोरीन की 1, ये कभी भी एक से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना पाएंगे। बोरोन की बात करते हैं, बोरोन का नॉर्मल बॉन्ड बनाता है 3, लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ी तो वो 4 भी बना लेगा। बोरोन नॉर्मली बॉन्ड बनाता है 3, लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ी तो वो 4 भी बना लेगा, ठीक है। अच्छा, जैसे 3 बॉन्ड का मतलब क्या है, जैसे PH3 और BF3, BCl3, है ना, BBr3, इस तरीके से 3-3 बॉन्ड बना रहा है। लेकिन अगर किसी ने जबरदस्ती करी कि भाई तुम BF4 बनाओ, BF4 बनाओ, तो बोरन कहेगा ठीक है बना लेंगे, लेकिन एक शर्त है, क्या, हम पर नेगेटिव डालो तो बनाएंगे, हमको नेगेटिव दो तो बनाएंगे। सर ये हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं इनको नेगेटिव दें, अभी समझाता हूँ, अभी बस 2 मिनट में अभी समझाता हूँ कि किस पर कैसे डिसाइड करोगे कि चार्ज कौन सा आएगा। इसके आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन की नॉर्मल वैलेंसी होती है 2, जैसे OH2 मतलब H2O, है ना, OF2, इस तरीके से। लेकिन कभी कभी वो 3 भी बना लेगा, जैसे आपने हाइड्रोनियम आयन का नाम सुना होगा, और उसमें ऑक्सीजन पर फिर पॉजिटिव आ जाता है। अब सर ये पॉजिटिव कैसे आया, अभी ये भी बताऊंगा मैं आपको। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3, यानी कि वो मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन जरूरत पड़ी तो वो 4 भी बना लेगा। कैसे, अमोनिया का नाम आपने सुना है, 3 वैलेंसी है, NF3 सुना है, 3 वैलेंसी है, NCl3 सुना है, 3 वैलेंसी है। लेकिन अगर मैं बोलूं अमोनियम आयन NH4 प्लस, तो यहाँ पर नाइट्रोजन पर प्लस आ गया, अरे ये कैसे हुआ। अब इसको समझो, देखो, जब भी कोई अपनी नॉर्मल वैलेंसी से ऊपर जाएगा, जैसे बोरोन की 3 थी वो 4 पर चला गया, ऑक्सीजन की 2 थी वो 3 पर चला गया, नाइट्रोजन की 1 थी वो 1 और बढ़ाकर 4 पर चला गया, तो आपको चेक करना है कि वो किससे जुड़ रहा है, आपको चेक करना है कि वो किससे जुड़ रहा है। जैसे बोरोन है, अगर वो अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर जुड़ रहा है तो आप सेंट्रल एटम को दोगे नेगेटिव चार्ज। ध्यान से सुनिएगा, अगर सेंट्रल एटम अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर जुड़ रहा है तो आप सेंट्रल एटम को दोगे नेगेटिव चार्ज। लेकिन अगर वहीं पर सेंट्रल एटम अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर जुड़ रहा है तो आप सेंट्रल एटम को दोगे पॉजिटिव चार्ज। दोनों बातें समझ आ गई। अगर सेंट्रल एटम अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर जुड़ रहा है तो सेंट्रल एटम पर आएगा नेगेटिव चार्ज, लेकिन अगर सेंट्रल एटम अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर जुड़ रहा है तो सेंट्रल एटम पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। जैसे बोरोन और फ्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन, तो बोरोन पर आ गया नेगेटिव चार्ज। ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूं BH4, बताओ बोरोन और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो आपको याद है फोकल, नब्रस, इकप, मैंने आपको एक सीरीज लिखवाई थी, है ना, फ्लोरीन से हाइड्रोजन तक की, तो उसमें कहीं भी बोरोन नहीं आ रहा था, यानी कि बोरोन हाइड्रोजन के बाद ही आ रहा होगा। इसका मतलब हाइड्रोजन और बोरोन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन। और ऐसे भी समझ सकते हो कि हाइड्रोजन ऊपर आता है, बोरोन सेकंड पीरियड में आता है, और डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। तो बोरोन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो बोरोन पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज।
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हो गई बात? चले आगे, चले। तो फ्लोरीन ऑलवेज 1, हाइड्रोजन ऑलवेज 1, बोरोन 3 4, ऑक्सीजन 2 3, नाइट्रोजन 3 4। ये इतनी बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, फोस्फोरस की बात करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, फोस्फोरस की बात करते हैं। ठीक है, अब ये तो हमने जितनी भी इधर जो बात की थी, ये हमने किसकी की थी? ये हमने की थी सेकंड पीरियड एलिमेंट्स की। सेकंड पीरियड एलिमेंट्स की, तो सेकंड पीरियड एलिमेंट 4 से ज्यादा जाते नहीं है। अगर जाएंगे तो उन पर मतलब अगर अपनी नॉर्मल वैलेंसी से ऊपर जाएंगे, जैसे बोरोन 3 बॉन्ड बना सकता था, लेकिन अगर 4 बना रहा है तो उस पर चार्ज आया। ऑक्सीजन 2 बना सकता था, लेकिन अगर 3 बना रहा है तो चार्ज आया। नाइट्रोजन 3 बना सकता था, लेकिन 4 बनाए तो चार्ज आया। यानी कि सेकंड पीरियड एलिमेंट जब भी अपनी नॉर्मल वैलेंसी से ऊपर जाएंगे तो उन पर कुछ ना कुछ चार्ज आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं थर्ड पीरियड एलिमेंट्स की। थर्ड पीरियड एलिमेंट्स, सबसे पहले जब भी ये अपनी वैलेंसी को बढ़ाते हैं तो इन पर कोई चार्ज नहीं आता, इन पर कोई चार्ज नहीं आता। अब कितना बढ़ा सकते हैं? तो फोस्फोरस 3 तो नॉर्मल होती है, 5 कर सकता है अपनी। ठीक है, सल्फर 2 तो नॉर्मल होती है, 4 भी कर सकता है, 6 भी, 2 का डिफरेंस रखना। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनकी 1 तो नॉर्मल होती है क्योंकि इनको लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बस इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। लेकिन 2 का डिफरेंस करके 3 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं और 7 भी कर सकते हैं। ये कहां तक जाना है सर हमें मैक्सिमम? ये कैसे पता चलेगा? जितने लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन हो, जितने आपके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे उतना आपको लास्ट तक जाना है, यानी कि उतने मैक्सिमम बॉन्ड ये बना सकता है। फॉस्फोरस में 5 थे तो 5 बॉन्ड, सल्फर में 6 है तो 6 बॉन्ड, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में 7 है तो 7। ठीक है, एक एक्सेप्शन है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम नॉर्मल तो 3 है, एल्यूमिनियम नॉर्मल तो 3 है, लेकिन ये 4 बॉन्ड भी दिखा सकता है और कभी कभी 6 भी दिखा देता है। ये 4 बॉन्ड भी दिखा सकता है और कभी कभी 6 भी दिखा देगा। ठीक, और ये अब चूंकि बिल्कुल अलग है ना, अपने रूल से बिल्कुल अलग जा रहा है, तो इनमें भी याद रखिएगा जैसे ये 3 से आगे जाएगा, यानी कि 4 में जाएगा या 6 में जाएगा, तो इस पर चार्ज आएगा। जैसे ही ये 3 से आगे जाएगा इस पर चार्ज आएगा, इस बात को याद रखिएगा। क्लियर हो गई बात? जैसे मैंने आपसे कहा AlF3, AlF3 नॉर्मल है। अगर मैं आपसे कहूं AlF4, तो एल्यूमिनियम पर चार्ज कौन सा आएगा? अगर सराउंडिंग एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो सेंट्रल एटम पर नेगेटिव आता है। सही है ना? ठीक है, क्लियर हो गई। और चूंकि एक एक्स्ट्रा एटम आया था तो एक नेगेटिव आया। अगर मैं लिख दूं AlF6, तो 3 तो नॉर्मल वैलेंसी थी, एक्स्ट्रा एटम कितने आए सर? 3 और आ गए। तो जब एक आता था तो एक नेगेटिव, 2 आएंगे तो 2 नेगेटिव, और 3 आएंगे तो 3 नेगेटिव, 3 आएंगे तो 3 नेगेटिव। क्लियर हो गई बात? ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं AlH4 पर बताइए, तो आप कहोगे एक नेगेटिव। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? हाइड्रोजन। कॉमन सेंस भी है, एल्यूमिनियम एक मेटल है, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल आर ऑलवेज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मेटल्स, राइट? क्योंकि नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन चाहिए, मेटल्स इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, राइट? तो इस तरीके से आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी, मैं मानकर चल रहा हूं। अब मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर बनवाता हूं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले H3PO4 की बात करते हैं। H3PO4, आपको ऑक्सी एसिड्स याद है? मैंने आपको ऑक्सी एसिड की पहचान बताई थी, जिसमें एक एलिमेंट हो और उसके अलावा अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो तो वो कहीं ना कहीं ऑक्सी एसिड होता है। ठीक है, अब चलिए इसका स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं। तो क्या आपको दिख रहा है कि सेंट्रल एटम कौन होगा? जी हाँ, बिल्कुल, फोस्फोरस आपका क्या होगा? सेंट्रल एटम। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब जब भी फोस्फोरस का ऑक्सी एसिड आए, अब एक नया रूल बता रहा हूं, जब भी फोस्फोरस का
या सल्फर का ऑक्सी एसिड आए, ठीक है, तो उनमें एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड होगा ही होगा। जब भी ये सब रूल्स हैं स्ट्रक्चर बनाने के, ऐसे ही कोई हवा में स्ट्रक्चर नहीं बना देता। अभी आपको लग रहा होगा ये सब रूल्स हाय हमें रटने पड़ रहे हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे इतनी बार ये स्ट्रक्चर आएंगे ना आपके जहन में बस जाएंगे ये रूल्स। मैंने भी किसी टाइम पर ये रूल्स याद ही किए थे, जब मैं भी 11th में था तो मैंने भी ये रूल्स याद किए थे, पर अब देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये रूल्स मुझे इतने अच्छे से याद हो गए हैं कि मैं बिना देखे इनको पढ़ा सकता हूँ और किसी का भी स्ट्रक्चर बना सकता हूँ। अब मैं नए मॉलिक्यूल्स के भी स्ट्रक्चर बना लेता हूँ जो मैंने पढ़े नहीं थे उस टाइम पर, तब मैं डरता था। तो ऐसे ही अभी आपको भी डर लगेगा, डर लग रहा है इसका मतलब आप सीख रहे हैं, तो सीखते रहिए। हम इतने स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस कर लेंगे इस चैप्टर में, मैं आपको जहां जहां भी जो जो नया मॉलिक्यूल आएगा सबके स्ट्रक्चर बनाकर दिखाऊंगा खुद से, ठीक है। तो आपसे पहले खुद बनाकर देखिए, अगर नहीं बनता है तो आप चेक करिए, मैं सारे स्ट्रक्चर आपके लिए बनाऊंगा, बिल्कुल टेंशन ना लें, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या करना है, पी डबल बॉन्ड ओ बना दो एक, ठीक है। अच्छा अब क्या करें सर, सर आपने एक रूल और सिखाया था, अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आए तो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से चिपका दो, ठीक है। तो कितने ऑक्सीजन है, 3, तो 3 ऑक्सीजन लगाओ और तीनों से एक एक हाइड्रोजन लगा दो। हो गया, हाँ हो गया, बस यही है, हाँ। अच्छा और देखो H3PO3, अब इसको बनाओ, तो सबसे पहले तो P डबल बॉन्ड हो, एक ऑक्सीजन उससे एक हाइड्रोजन, एक और ऑक्सीजन उससे एक और हाइड्रोजन। अब सर एक हाइड्रोजन बच गया, क्या करूं, तो मैंने कहा डायरेक्ट फोस्फोरस से लगा दो। अरे सर ये 5-5 बॉन्ड कैसे बना रहे हो फोस्फोरस के, क्योंकि अभी पढ़ा था ये 3 भी बना सकता है और ये 5 भी बना सकता है। तो अब ये नहीं सोचना है कि भाई ऑक्टेट का क्या होगा, ऑक्टेट भाड़ में जाए, हमको मतलब नहीं है, ऑक्टेट भाड़ में जाए, क्यों, क्योंकि फोस्फोरस थर्ड पीरियड का एलिमेंट है और जब भी ये अपनी 3 से 5 पर जाएगा तो इस पर कोई भी चार्ज नहीं आएगा। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे कहा H3PO2 बनाइए, तो आपने कहा सर ये लो, एक तो P डबल बॉन्ड O, उसके बाद एक ऑक्सीजन उससे हाइड्रोजन, बस अब 2 हाइड्रोजन बच गए तो डायरेक्ट लगा दो, हो गया, हाँ हो गया, इतना ही था। आगे बढ़े, चलिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद बनाइएगा। H4P2O5, H4P2O5, अब यहाँ दो दो फोस्फोरस आ गए, तो कॉमन सेंस तो कहता है फोस्फोरस ही सेंट्रल एटम होगा, ठीक है, 2 फोस्फोरस है ना, तो दोनों फोस्फोरस को बना लो पहले, बन गए, ठीक है। अब दोनों को डबल बॉन्ड हो दे दो, ठीक है सर दे दिया। अब 4 हाइड्रोजन है ना, कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, तो अब क्या किया जाए, तो हाइड्रोजन तो किससे चिपकेंगे सर, हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन से ही जाकर लगते हैं, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन दे दिया। अच्छा सर कितने हाइड्रोजन हो गए, 2, कितने बचे हैं, 2, और ऑक्सीजन कितना बचा है, 1। सर अब क्या करूं, अब बहुत सारे तरीके आपके दिमाग में आ रहे होंगे, क्या, सर एक काम करो, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन इधर रख दो, मैं आपको पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन इधर रख दो, तो इस फोस्फोरस की कितनी वैलेंसी हो गई, 4, ठीक है। अच्छा अब आपके मन में आएगा सर इसको आपस में जोड़ दो, तो बेटा इसकी तो 5 हो गई लेकिन ये लटक गया, इसकी 4 ही हुई है, तो फिर क्या किया जाए, तो देखो आप बड़े ध्यान से, अब ये आपको सोचना पड़ता है बस, सर आप कैसे सोच पा रहे हो, क्योंकि मैंने रटे हुए हैं, धीरे धीरे आपको भी ये रट जाएंगे, मतलब रटने का इन द सेंस आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। देखो एक तरीका है क्या, कि अगर मैं इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में, इन दोनों फोस्फोरस के बीच में एक ऑक्सीजन रख दूं और हाइड्रोजन डायरेक्ट जोड़ दूं, तो सबका काम हो गया, है ना, सबकी 5-5 वैलेंसी हो गई। तो ये स्ट्रक्चर है किसका, H4P2O5, H4P2O5, बड़े ध्यान से, है ना। चलिए आगे बढ़े, एक और, अब मैं जानबूझकर थोड़े आपकी जान निकालने वाले स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, मैं चाहता तो इनको स्किप भी कर सकता था बट उससे कुछ नहीं होगा, आपको अच्छा फील नहीं करवाना है, मुझे आपको सिखाना है, ठीक है। इन स्ट्रक्चर को अच्छे से अपनी कॉपी में रखें, ये आपके बड़े काम आएंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए फिर से, फोस्फोरस डबल बॉन्ड हो, फोस्फोरस डबल बॉन्ड, अब क्या है, अब सर मेरे पास ऑक्सीजन भरपूर है, तो OH, OH, 2 हाइड्रोजन और बचे, तो लो बेटा OH, OH, अब कितने ऑक्सीजन हो गए, 6 हो गए, एक बच रहा है और दोनों को एक एक वैलेंसी पूरी करनी है फोस्फोरस को, तो ये हो गई वैलेंसी पूरी।
अब मुझे लगता है कि शायद आपने H4P2O5 के बाद H4P2O7 खुद से बना लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, SO2 का स्ट्रक्चर बनाइए। तो सेंट्रल एटम हो गया सल्फर, डबल बॉन्ड हो इधर, डबल बॉन्ड हो इधर, सही है। एक लोन पेयर आपका सल्फर पर रह जाएगा, दो इधर आ जाएंगे, दो इधर आ जाएंगे। क्यों? सल्फर की लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, उसने 4 वैलेंसी अपनी कर ली। इसमें सल्फर की कोवैलेंसी कितनी है? 4। सल्फर 2, 4, 6 तीनों कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई चार्ज तो नहीं आएगा सल्फर पर, बिल्कुल नहीं। SO3 बनाए, अब क्या है, अब सल्फर अपनी 6 कर लेगा। ये लो, अरे वाह, ये तो सही है, ठीक है। H2SO4, अब तुरंत पहले पहचाने ये क्या है, ये सल्फर का ऑक्सी एसिड है, ये सल्फर का ऑक्सी एसिड है। और अभी सिखाया था कि S डबल बॉन्ड हो तो जरूर होगा, ठीक है। उसके बाद 3 ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन तो एक एक ऑक्सीजन के साथ जाएंगे ही। तो अब क्या बचा, अब इस ऑक्सीजन की वैलेंसी भी पूरी नहीं हुई, लेकिन आपको पता है सल्फर तो 5-5 बॉन्ड बना रहा है। सल्फर या तो 2 बनाता है, या 4 या 6, तो 6 बना दो, हो गया, सबका पूरा हो गया, सब खुश है, सही है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। H2SO3, इसको बनाइए। तो सबसे पहले तो ये सल्फर का ऑक्सी एसिड है, तो S डबल बॉन्ड हो तो आंख बंद करके, अब एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, कंप्लीट हो गया। सल्फर पर लोन पेयर आ गए, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, सही है। चलें आगे, आगे बढ़ते हैं। अगला बनाइए SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस। तो सबसे पहले एक इधर, 1 2 3, और 2 माइनस, तो एक इस ऑक्सीजन को दे दो, एक इसको। सल्फर की कितनी वैलेंसी हो गई? 5, तो डबल बॉन्ड ओ कर दो, हो गया सल्फेट। ये क्या हो गया? सल्फेट का स्ट्रक्चर। आगे बढ़े, S2O3 2 माइनस, इसको देखिए, इसका नाम होता है, इसका नाम है सल्फेट, इसका नाम है थायोसल्फेट, थायोसल्फेट। जब भी किसी भी स्ट्रक्चर में से हम एक ऑक्सीजन हटाकर उसकी जगह सल्फर लगा दें, हमने क्या किया, SO4 में से एक ऑक्सीजन हटाया, SO3 बन गया, और उसकी जगह एक सल्फर लगा दिया तो S2O3 बन गया, राइट। तो जब भी किसी कंपाउंड में से एक ऑक्सीजन हटाकर उसके अंदर एक सल्फर लगा देते हैं, तो उसके नाम के आगे थायो जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? थायो। अब ये रूल हो गया, अब ये सब बातें मैं मानकर चल रहा हूँ, आप लिख रहे होंगे हिंदी में, ठीक है, कि जब भी किसी कंपाउंड से एक ऑक्सीजन हटाकर एक सल्फर लगा दें तो क्या बन जाता है? थायोसल्फेट। क्लियर? चलिए, तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, देखो, S डबल बॉन्ड O, ठीक। अब जो आपके दिमाग में आ रहा होगा वो बता रहा हूं, डबल बॉन्ड O, ठीक है। उसके बाद डबल बॉन्ड O माइनस और S माइनस। आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर ऐसा आ सकता है, या एक स्ट्रक्चर ऐसा भी आ सकता है। देखो, सही है, दोनों ही से। ज्यादा सही कौन है, ज्यादा गलत कौन है, वो सब बातें बाद में, पर अभी समझ में आया। ये दोनों स्ट्रक्चर आपके दिमाग में आ रहे होंगे, अभी आपके हिसाब से दोनों ठीक है, आपने सही सोचा है। अगर आपने ऐसा सोचा है तो आगे देखें, PO4 3 माइनस, फिर से P डबल बॉन्ड O, एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, तीनों को एक नेगेटिव दे दो, हो गया काम। ये हो गया फॉस्फेट। अब वीडियो को पॉज करके खुद बनाए बाकी सारे। OCN माइनस, OCN माइनस, तो C, 3 बॉन्ड तो नाइट्रोजन से, एक ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन पर, ये शायद अभी हम लोगों ने कर लिया था, राइट। और इसी का दूसरा क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड O, अभी हम लोगों ने ये किया था। अगर आप लोग नहीं कर पाए फिर से, तो इसका मतलब अभी करा हुआ आप भूल गए हैं, फिर से जाइए पीछे, है ना। चले आगे, ClO3 माइनस, ClO3 माइनस। इसकी बात करें तो क्लोरीन 1 5, सॉरी 1 3 5 7, तो डबल बॉन्ड O, ठीक है, एक ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड O, 5 बना लिए, ठीक है, एक लोन पेयर आ गया इस पर, कोई दिक्कत नहीं है। 7 होते हैं, 5 बना लिए, 2 नहीं बनाए, ठीक है। BrF5, तो फ्लोरीन को एक एक चाहिए, 1 2 3 4 5, और एक क्या है? लोन पेयर, ठीक है, ये भी ठीक है।
तो BrF5 में अगर आपसे कोई टोटल लोन पेयर पूछे तो कितने हो जाएंगे? फ्लोरीन पर 3, 5 फ्लोरीन 15 इंटू 15 प्लस 1, एक ब्रोमीन पर है ना, तो 16 लोन पेयर है आपके BrF5 में। अगला करें IF7। तो आयोडीन पर 7 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन को एक एक चाहिए और आयोडीन 7 बॉन्ड बना भी सकता है, तो बना दो। ये हो गया IF7। सही है। चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉन्ड की बात हम लोग करने जा रहे हैं, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कुछ लोग इसको डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखें। इट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड, it is a covalent bond in which the shared pair of electron come from one atom। बहुत कीमती डेफिनेशन। मतलब अब क्या हो रहा था, अभी तक हो रहा था कि ए भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है, बी भी एक आ रहा है, और ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? ए बी बना रहे हैं। लेकिन अब क्या होगा, ध्यान से देखना, ए ही दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, बी एकदम खाली आएगा, और देखो बी क्या कहेगा, सुनो ए इधर देखो, मुझे अपने दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करा दो, मुझे अपने दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करा दो। और ये जो मैंने बॉन्ड बनाया इसका नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये हमेशा देने वाले से लेने वाले की तरफ लगता है। तो ए दे रहा था, बी ले रहा था, ए से बी की तरफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड लग गया। क्लियर हो गई बात? लेकिन कंडीशन क्या है, देने वाले के पास लोन पेयर होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और लेने वाले के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी भी होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो देने के पास इलेक्ट्रॉन नहीं, देने वाले के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, और लेने वाले के पास जो लेने के लिए बैठा हुआ है उस पर बहुत इलेक्ट्रॉन है, तो उल्टा हो गया आपका, है ना। देने वाले के पास एटलीस्ट एक लोन पेयर हो और लेने वाले के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाइए, ये हो गया एक ही है, और मैंने कहा BF3, तो BF3 का स्ट्रक्चर बनाइए, ये। तो बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। कितने चाहिए? 2 और। नाइट्रोजन पर 2 हैं, तो बिल्कुल इस तरीके से बन जाएगा। ये क्या बन गया? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। क्लियर है बात? आगे बढ़े? क्लियर? चलें आगे, पक्का? चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। मान लो अगर आपके पास इस तरीके से एक बॉन्ड है ए से बी की तरफ, आपका मन है मुझे कोऑर्डिनेट बॉन्ड अच्छा नहीं लग रहा, ठीक, आप इसको कोवेलेंट बॉन्ड बनाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, इस तीर को हटाकर इसको कोवेलेंट बॉन्ड बना दोगे। ठीक है, ये मैं ब्रेकिंग का रूल सिखा रहा हूं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ब्रेक कैसे करते हैं। आपको ए बी के बीच में जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड था उसको कोवेलेंट बॉन्ड बनाना था, आपने बना दिया, ठीक। जिसकी तरफ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड जा रहा होगा उस पर पॉजिटिव आ जाएगा, और जिसकी तरफ जा रहा होगा उस पर नेगेटिव आ जाएगा। यानी कि अगर NH3 और BF3 में ये था, तो अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़कर कोवेलेंट बॉन्ड बनाऊंगा तो बोरोन पर नेगेटिव आएगा और अमोनिया पर पॉजिटिव, इस तरीके से बन जाएगा। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो ये ऐसे हम ब्रेक करते हैं किसको? कोऑर्डिनेट बॉन्ड को। तो नीचे नोट करके बात लिखें, एवरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड is a covalent bond. Every coordinate bond is a covalent bond. याद रखना, बनने के बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में कोई अंतर नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हिंदी में लिख लेना।
बनने के बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में कोई भी अंतर नहीं होता है, दोनों हूबहू एक जैसे सेम होते हैं। ठीक है, चलिए पहला स्ट्रक्चर फिर से स्ट्रक्चर बनाएंगे CO। पहला स्ट्रक्चर C, तो सबसे पहले हम लोगों ने नॉर्मल बनाए, फिर हमने थर्ड पीरियड की हाइपरवैलेंट के स्ट्रक्चर बनाए। अब हम लोग कुछ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से रिलेटेड स्ट्रक्चर बनाएंगे, जैसे CO, कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन को चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन को 2 चाहिए, तो पहले तो 2 दे दो। ठीक, अब कार्बन बोल रहा है देखो 2 हमने तुमसे ले लिए, है ना। अच्छा, 2 हमारे पास पहले से थे, तो हम पे कितने हो गए, अब 6 हो गए। ठीक, 4 हम पे थे, 2 हमने तुमसे शेयर करे, टोटल हमारे पास हो गए 6। ऑक्सीजन कह रहा है हम कंप्लीट हैं, हम कंप्लीट हैं, क्यों, हम पे 6 थे, हमने 2 तुमसे शेयर कर लिए, हम पर हो गए 8। तो अब ध्यान से देखना, ऑक्सीजन पर लेने के लिए इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल है। कार्बन पर लेने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जगह है, हाँ है, क्योंकि 6 ही तो है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन कार्बन से कहेगा सुनो 2 बॉन्ड तो ऐसे बनाए, अब एक तुम हमसे कोऑर्डिनेट ले लो, एक तुम हमसे कोऑर्डिनेट ले लो। तो जब एक दे दिया तो अब ऑक्सीजन पर कितना बचा, केवल एक ही बचा, और कार्बन पर तो था ही, कार्बन पर तो था ही। तो अगर आप इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो ये कैसा दिखेगा, सही है। और एक बात याद रखना, ये दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, ये दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, याद रखना। N2 जो होता है वो दुनिया का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, CO दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, इससे स्ट्रॉन्गेस्ट आज तक तो कोई नहीं पाया। क्लियर हो गई बात, चले आगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फंडा आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो अब आपको खुद बनाने हैं स्ट्रक्चर, अब आपको स्ट्रक्चर खुद बनाने हैं। चलिए HNC, HCN नहीं, HNC इसका बनाइए। तो इसमें क्या है, नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरी हो गई। अब नाइट्रोजन पर देने के लिए एक लोन पेयर है, कार्बन पर लेने के लिए जगह है 2 इलेक्ट्रॉन की, तो बॉन्ड बन जाएगा ऐसा। तो जब इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को तोड़ोगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, चलिए N2O, इसको करिए N2O। अब क्या होगा देखें, अब देखो इसमें कई सारे दिमाग में चीजें आ सकती हैं। देखो आप कहोगे सर नाइट्रोजन अगर ऐसे बना ले N ट्रिपल बॉन्ड N, और फिर एक नाइट्रोजन ऑक्सीजन को पूरा पूरा डोनेट कर दे, ठीक, तो इसको जब तोड़ोगे तो बन जाएगा N ट्रिपल बॉन्ड N। वीडियो को पॉज करके खुद बनाइएगा पहले, ये बन जाएगा। लेकिन सर ऐसा भी तो कर सकते थे कि N डबल बॉन्ड O पूरा कर ले और उसके बाद एक बॉन्ड नाइट्रोजन से बना ले। अब 2 की कमी है तो 2 वो ऐसे कर दे, मैंने कहा ये भी ठीक है। तो जब इसको तोड़ोगे तो कैसा बनेगा, N डबल बॉन्ड N प्लस माइनस डबल बॉन्ड, क्या कहते हो भाई, सही है ना। तो ये दोनों ही पॉसिबल हैं और दोनों ही होते हैं। अब स्टेबल ज्यादा कौन है कम कौन है वो बात की बात है, ये ज्यादा स्टेबल होता है। ये कैसे निकाल रहा हूं मैं, ये बात करेंगे हम कैसे निकालते हैं, बट अभी के लिए दोनों स्ट्रक्चर पॉसिबल है, बिल्कुल दोनों होते हैं, हाँ दोनों होते हैं, जी हाँ बिल्कुल दोनों ही स्टेबल है, दोनों होते हैं, ज्यादा स्टेबल ऊपर वाला है बस, लेकिन होते हैं दोनों। आगे बढ़ जाए, चलिए N2O3, N2O3। तो अभी हम लोगों ने N2O2 बनाया था, जल्दी से बिना वीडियो को पॉज, मतलब वीडियो को पॉज करो और N2O2 खुद से बनाए पहले। कैसा बना था, N2O2 का स्ट्रक्चर बना था कुछ इस तरीके का, सही है। अब मैं क्या करूंगा, अब दोनों पर एक एक लोन पेयर है ना, मुझे एक ऑक्सीजन को देना है, तो ये एक ऑक्सीजन को दे दो, खत्म, बन गया। हाँ बस यही है, इस पर एज इट इज रह जाएगा ये। तो इस स्ट्रक्चर को अगर थोड़ा अच्छे से बनाना चाहें तो, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है, ऐसे दिखा दिए टोपी बना के, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, डबल बॉन्ड, ऐसा हो गया N2O3। आगे चले N2O4 बनाइए। अब क्या है, अब तो आप समझ ही गए होंगे मेरी ट्रिक।
ये भी दे देगा और ये भी दे देगा, ये बन गया। तो एन सिंगल बॉन्ड एन, ओ माइनस एन प्लस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस एन प्लस। क्लियर हो गई बात? आगे चलें, चलिए अगला करें। चलिए अब करते हैं N2O5। अरे सर ये ऑक्सीजन बढ़ाते जा रहे हो, कहाँ से लाऊं मैं इतने ऑक्सीजन? तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में N2O4 का स्ट्रक्चर आना चाहिए, सही है। अब ये एक ऑक्सीजन को कहां से घुसाऊं बीच में? तो वही ट्रिक जो फास्फोरस में की थी, इस तरीके से। ये क्या हो गया? N2O। सर ये पता कैसे चलता है? प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस से पता चलता है, ठीक है। आगे बढ़े, HNO3 अगला बनाइए। HNO3 तो नाइट्रोजन तो सेंट्रल एटम और ऑक्सीजन से हाइड्रोजन डाल दो बिना कुछ सोचे पहले तो। अब एक डबल बॉन्ड O, एक बच गया, ऐसे बना दो। तो स्ट्रक्चर हो गया NOH डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस N प्लस, इस तरीके से। आगे N3 माइनस, बड़े जल्दी बनाइए N3 माइनस। तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं आपके पास? देखो, आपने N ट्रिपल बॉन्ड N बना दिया और फिर कहा कि अब तो इस पर लोन पेयर है, ये नाइट्रोजन को ऐसे दे दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, लेकिन नाइट्रोजन को तो 3 चाहिए थे, तो एक बाहर से नेगेटिव दे दो। यानी कि आपने 2 नाइट्रोजन को तो बॉन्ड बना दिया और जो अगला नाइट्रोजन था उसको एक बाहर से इलेक्ट्रॉन दे दिया और 2 आपने नाइट्रोजन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से दे दिए। तो अब क्या हो जाएगा? इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को तोड़िए, तो इस तरीके से, और इस पर आएगा पॉजिटिव, इस पर आएगा नेगेटिव, लेकिन एक ऑलरेडी था तो 2 माइनस हो गया। आपका मन हुआ नहीं सर हम तो एक काम करेंगे, क्या कि हम इस नाइट्रोजन से 2 बॉन्ड बनाएंगे और इससे एक बनाएंगे, ठीक है। ठीक, अब नाइट्रोजन 1 को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड चला गया और इसको एक चाहिए था, इसको नेगेटिव दे दिया। तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा इसका? कोऑर्डिनेट बॉन्ड को तोड़ दो, पॉजिटिव नेगेटिव डबल बॉन्ड एंड नेगेटिव, सही है। तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। स्टेबल ये ज्यादा है। स्टेबल कैसे पता लगा रहे हैं वो बात की बात है, पर अभी दोनों स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, हाँ है, दोनों बन सकते हैं जी। अगला करें O3, ओजोन का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन गया। अब तीसरी वाली को ऐसे देखो, तो कैसे देखिएगा ये? अब बिल्कुल आप ऐसा ना सोचें कि मैं ये ओजोन को मैंने ऐसे क्यों नहीं बनाया, ऐसा बना देता क्या पेट में दर्द था? ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, मैंने ऐसे बना दिया क्योंकि मुझे शेप की नॉलेज है, अभी आपको नहीं है। मुझे पता है ओजोन का जो मॉलिक्यूल होता है वो हल्का सा बेंट होता है, ऐसे लीनियर नहीं होता। वो आपको अभी नहीं आएगी, अभी मैं शेप निकालना सिखाऊंगा, ट्रिक सीखेंगे बहुत प्यारी, आप सबकी शेप निकाल लोगे, लेकिन अभी के लिए याद कर लीजिए, ठीक है। चलें आगे, चलते क्वेश्चन देख लें एक दो। चलिए, आपसे पूछा है ऑक्टेट रूल इज नॉट फॉलोड इन। ऑक्टेट रूल किसमें फॉलो नहीं होता? ये पूछा गया था कब? 1979 में। ऑप्शन ए था CO2, ऑप्शन बी था H2O, ऑप्शन सी था O2 और ऑप्शन डी था CO। तो देखो CO2 का स्ट्रक्चर याद है आपको, इसमें तो सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। H2O का याद है, इसमें भी ऑक्टेट सबका कंप्लीट है। O2 का याद है, इसमें भी सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन CO का याद है, CO का ऐसा बना था, फिर ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जबरदस्ती हमने क्या किया था, ये काम किया था जिसमें O पर पॉजिटिव और C पर नेगेटिव आया था। तो आंसर हो जाएगा इसका D, दैट इज C, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने काफी स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करी है, ये बेसिक स्ट्रक्चर थे जो बार बार आपके सिलेबस में आएंगे, तो इनके स्ट्रक्चर बनाने भी आने चाहिए आपको। और अब ये 2 साल तक ये स्ट्रक्चर आपका खून पिएंगे, बार बार आते रहेंगे, तो आपको ये स्ट्रक्चर सारे आने चाहिए, ठीक है।
चलिए आज के लिए इतना ही, कल हम लोग आगे चर्चा को बढ़ाएंगे, कुछ और चीजें सीखेंगे, बट इन स्ट्रक्चर की अच्छे से प्रैक्टिस करिए। आपका काम क्या होना चाहिए, अब आपने सीख लिए, अब सारे स्ट्रक्चर को रैंडमली बना लीजिए अपनी कॉपी में, मतलब तीनों रूल के मिक्स करके, और फिर स्ट्रक्चर खुद से बनाइए। कल करिएगा ये वाला काम, ताकि एक दिन में थोड़ा सा आप भूल जाए, ताकि आप फ्रेशली इस बात को प्रिपेयर कर पाए, और फिर ना समझ में आए तो फिर से